हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो इस चैप्टर में आपको विद्युत और विद्युत से संबंधित उपकरण तथा इसके प्रभावों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले विद्युत धारा में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश। देखिए एक एक चीज यहाँ पर हम खुद अपने हाथों से यहाँ पर लिखेंगे। चाहते तो हम लिख कर भी ला सकते थे, नोट्स बनाकर ला सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम आपके सामने लिख कर बताएं और आप भी उसे, अगर आपको ये नहीं आता है तो अपने कॉपी पे उसको नोट डाउन करें। तो सबसे पहले विद्युत आवेश, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, तो विद्युत आवेश, आवेश का नाम सुने होंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का वह गुण है जो उसके विद्युतीय प्रभावों को क्या करता है? व्यक्त करता है। यानी आपसे कहा जाए विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसके विद्युतीय प्रभावों को व्यक्त करता है। इसे हम लोग Q से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। क्या चीज से? Q से दर्शाते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। सबसे पहले विद्युत आवेश क्या है, तो हम लोग लिखेंगे आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का गुण है जो उसके विद्युतीय प्रभावों को, जो उसके विद्युतीय प्रभावों को व्यक्त करता है ना। विद्युत आवेश क्या है? तो किसी पदार्थ का गुण है जो उसके विद्युतीय प्रभावों को व्यक्त करता है। इसे सूचित क्या चीज से करते हैं? इसे सूचित क्या चीज से किया जाता है? इसे Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है, यानी हम लोग लिख लेंगे इसे Q से सूचित किया जाता है। इसे Q से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक क्या होता है आवेश का? तो आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या? कूलाम होता है। कूलाम या कूलम्ब होता है। कूलाम या क्या? कूलम्ब होता है। कूलाम या कूलम्ब को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। ठीक है, तो आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो उसके विद्युतीय प्रभावों को व्यक्त करता है, जिसका सूचित हम लोग Q से करेंगे और SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। आवेश होते कितने प्रकार के हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? यानी आवेश के प्रकार अगर बात करें, आवेश के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो ये कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के कुल आवेश होते हैं। यानी जितने वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उस पर कुल दो ही प्रकार का आवेश होगा। या तो उस पर धन आवेश होगा, या तो उस पर धन आवेश होगा, या उस वस्तु पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। यही दो प्रकार के कुल क्या होते हैं? आवेश होते हैं। हर एक वस्तु में दोनों में से कोई एक आवेश उपस्थित रहेगा, तब हम लोग कहेंगे कि वह आवेशित है। अगर इन दोनों में से किसी प्रकार की उपस्थिति नहीं पाई गई तो वह वस्तु क्या होगा? उदासीन होगा या न्यूट्रल होगा। अगर उस वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या अधिक हुई, किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या अधिक हुई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? धन आवेश कहेंगे। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हुई तो उसे क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार के हम लोग का आवेश हो गया। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी वो धन आवेश होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो अधिक होगा, वो ऋण आवेश होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विद्युत धारा। हम लोग का चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रिसिटी करेंट।
उससे पहले आवेश के बारे में जानना जरूरी था, तो हम आवेशों के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या है? ठीक है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान समझना है। जहां पे समझ में नहीं आया आप उसे नोट डाउन करें, उसे लिखें, फिर उसके बाद आप उसको 2-3 बार पढ़ें, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि इससे सिंपल और सरल परिभाषा शायद हो नहीं सकता है जितने भी टॉपिक आगे हम बताने वाले हैं। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेशों के प्रवाह के दर को, आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के अगर प्रवाह हो और इसके प्रवाह का जो दर होगा, जो समय दर होगा, उस दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल I से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल I से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल I से सूचित किया जाता है। और कैपिटल I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। आवेश का क्या? प्रवाह का दर। इस आवेश के प्रवाह का जो समय दर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहां से निकालेंगे तो आवेश का एसआई मात्रक हमें क्या मिलेगा? कूलाम। समय का एसआई मात्रक क्या मिलेगा? सेकंड। यानी आप क्या बोल सकते हैं? कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकंड बोल सकते हैं। लेकिन आपको विद्युत धारा के एसआई मात्रक इसके अलावा यह भी याद रखना है कि एम्पियर होता है। एम्पियर ही ज्यादातर ऑप्शन में देखे जाते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? सदिश राशि या अदिश राशि? तो यह पॉइंट भी याद रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इस प्रकार भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। विद्युत धारा क्या होगा? तो आवेश का प्रवाह का एक दर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है, आप आवेश के बारे में पढ़ें। तो इन आवेशों से संबंधित ही एक नियम दिया गया, किसके द्वारा? कूलाम के द्वारा। उस नियम को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। उस नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। उस नियम के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। किसका नियम? कूलाम का नियम, जिसको हम लोग कूलम्ब लॉ कहते हैं। इसको हम लोग कूलम्ब लॉ या कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने क्या बताया कि कोई दो आवेशों के बीच, कोई दो आवेश है, कोई दो एकांक आवेश है। एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश ले लिए हम, क्या? एक आवेश यहाँ पर हम ले लेते हैं Q1 और यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं Q2। ये कोई दो आवेश हो और अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों आवेशों के बीच जो एक बल लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा ना, ये दोनों आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। अगर ये दोनों समान आवेश होंगे, यानी ये दोनों अगर प्लस वाले चार्ज होंगे, क्योंकि आवेशों का गुण होता है कि अगर समान आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करेगा, यानी कि एक दूसरे को दूर की ओर ढकेलेगा। और अगर असमान आवेश हो, एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, तो एक दूसरे को क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो ये दोनों आवेश अगर समान आवेश होगा, दोनों प्लस प्लस होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। अगर ये दोनों आवेश ऋणात्मक होगा, माइनस माइनस होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित ही करेगा, समान आवेश है तो। और अगर एक प्लस और एक माइनस रहा, ये प्लस ये माइनस रहा, तो फिर क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इन्हें आकर्षित करना हो या विकर्षित करना हो, परंतु इसके बीच कोई ना कोई बल तो लगेगा, या आकर्षण बल या विकर्षण बल। तो ये जो बल लगेगा उसे विद्युतीय बल कहेंगे। तो इन आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उससे संबंधित कूलाम क्या एक नियम देते हैं। कूलाम बताएं कि ये दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है इनके आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। विद्युतीय जो बल होगा F, ये समानुपाती होगा किसका? इसके आवेशों के परिमाण Q1 और Q2 का परिमाण का गुणनफल का समानुपाती होगा। इसका क्या? गुणनफल का समानुपाती होगा। ये पहला कथन, पहला स्टेटमेंट था उनका। और दूसरे कथन में वो बताते हैं कि इसके बीच के दूरी, इसका बीच का दूरी कितना है? r के वर्ग यानी r स्क्वायर।
के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² का क्या होगा, ये r² का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट था। इसी से अगर हम इसको मर्ज करके लिखें तो क्या मिलेगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। बस इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम का नियम बोलते हैं। यही जो आपका ये समीकरण आता है, इक्वेशन आता है, इसको हम लोग कूलाम का नियम बोलते हैं, जो किससे संबंधित है, आवेशों के द्वारा लगने वाले विद्युतीय बल से संबंधित है। 10th तक आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप 12th में जाते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। क्या, F जो है, यहां से अगर समानुपाती का साइन हटा दें हम लोग, यहां से अगर समानुपाती का साइन हटा दें तो क्या क्या आ जाएगा, Q1 Q2/r²। और इस समानुपाती के हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है K, और फिर इसी कांस्टेंट का क्या मान रख दिया जाता है, F बराबर इस K का मान रख दिया जाता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। और इसी को कहते हैं कूलाम का नियम, जहां 1/4πε0 का मान हो जाता है 9 गुना 10⁻9। तो ये जो यहाँ से इतना पॉइंट हम लिखें, ये क्या है, एडवांस हो गया आपका, ये 12th में जाके मिलेगा आपको। 10th में कूलाम का नियम बस इतना जान लेना है, ठीक है। कूलाम का नियम हो गया। इसके बाद अब हम लोग आते हैं विभव। विद्युत विभव किसे कहेंगे। ये जितने पॉइंट है ना, ये एग्जाम के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये सब आगे भी आप लोग को 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है तो अभी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, और बाद में से 2-3 बार पढ़िएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सभी परिभाषा बहुत ही सरल है जो ही लिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव। यानी कोई एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। क्या लिखाएगा इसमें, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव को सूचित क्या चीज से करते हैं, इसे V से सूचित करते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है, इसे V से सूचित किया जाता है, ठीक है। और अब परिभाषा पर थोड़ा सा नजर डालिएगा, इससे हम लोग इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। विद्युत विभव किसको कहते हैं, तो किसी एकांक धनावेश को, आवेश को डिनोट करते हैं हम लोग Q से, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, यानी ये कार्य हो गया मान लेते हैं W, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। एक मिनट, ये थोड़ा सा फिर से देखते हैं। किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, यहां पर हम लोग एक ले लेते हैं आवेश, एक यहां पर मान लेते हैं एकांक धनावेश प्लस Q है। इसे अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया, उस कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो V बराबर क्या मिल जाएगा, W/Q। V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। ये किसके लिए मिला, विद्युत विभव के लिए। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम तो होगा ही विद्युत विभव का एसआई मात्रक, परंतु इसका एक और एसआई मात्रक आपको याद रखना है, जो ज्यादातर चलन में रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन बनता है इससे। इस जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम तो होगा ही, यह भी याद रखना है कि वोल्ट भी होता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक।
अब जस्ट इसके बाद आपको जानना है विभवांतर। विभवांतर क्या है? विभवांतर जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हम आपको दो तरीका से परिभाषा बताते हैं। पहला तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को किसी निश्चित बिंदु से किसी दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। या आप बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के जो विभवों का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो पहला आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी आवेश को या किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे? विभवांतर। लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गया कि किसी एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरा निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? विभवांतर। या आप इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका परिभाषा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यह भी परिभाषा हो गया किसका? विभवांतर का। सिंपल लग रहा होगा ये परिभाषा। दो बिंदु के बीच के विभव का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ये सब जो भी परिभाषा है अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको बिल्कुल लिख लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से सरल शब्द में और परिभाषा जो होता है काफी जल्दी याद हो जाएगा आपको अगर लिखने के बाद एक दो बार याद करते हैं तो ये वीडियो अगर थोड़ा सा आपको लिखना है तो रोक के इस वीडियो से आप इस परिभाषा को नोट कर सकते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या है? विभव ही है, बस दो बिंदु के बीच के विभव का एक डिफरेंस है, अंतर है। तो अगर विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक कहा जाए क्या हो जाएगा? तो क्या लिखिएगा आप? वोल्ट। विभवांतर यानी इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा? इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। जैसे विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है, इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इसका? विभवांतर का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध हर एक पदार्थ में होता है। प्रतिरोध हर एक चालक पदार्थ में होता है। ये उसका एक गुण है जो क्या करता है ना, उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है। इसका नाम में ही देखिए क्या आ रहा है? रोध आ रहा है। ये उसका विरोध करेगा। नाम से याद रखेगा परिभाषा आप लोग। इसमें इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता हो, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं।
ये किसी चालक पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। जैसे घर्षण बल होता है ना, कि हम लोग चलते हैं तो हम लोग के गति का विरोध करता है, तो प्रतिरोध एक तरह से उस चालक का घर्षण बल होता है जो उसमें इलेक्ट्रॉनों के गति का विरोध करता है, यानी उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का ही क्या करता है, विरोध करता है। अब यदि किसी पदार्थ की चालकता अधिक होगी तो उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम रहेगा उस पदार्थ का चालकता उतना अधिक रहेगा, यानी उसमें धारा का प्रवाह उतना ही बढ़िया होगा, और जिसमें प्रतिरोध का मान उच्च होगा उसमें धारा का प्रवाह उतना ही क्या होगा, कम होगा। जैसे सबसे अच्छा चालक आपसे कहा जाए कि क्या है, तो क्या होगा, सबसे अच्छा चालक चांदी को कहा जाता है। चांदी का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का, इसलिए इसमें धारा का विरोध बहुत कम होता है, ना के बराबर विरोध होता है, इसलिए सबसे अच्छा क्या हो गया, चालक हो गया। जबकि हम मानव जो लोग हैं, हम लोग मनुष्य है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्यों के शरीर का प्रतिरोध, मनुष्यों के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो मनुष्यों के शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम से 50,000 ओम तक होता है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना, 30,000 ओम से 50,000 ओम तक होता है। यानी हम लोग बिल्कुल भी अच्छे चालक नहीं है। हम लोग से अगर करंट प्रवाहित किया जाए ना तो बहुत ही कम मात्रा में करंट पास होगा, क्योंकि हम लोग का प्रतिरोध इतना अधिक है, इतना उच्च है कि धारा को तो हम लोग ऐसे ही रोक कर रख लेंगे, तो हम लोग अच्छे चालक में नहीं आएंगे। सबसे अच्छा चालक में कौन आएगा, चांदी आएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का कैसा गुण होता है, जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध को हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं, प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ओम को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना है तो ऐसे लिखते हैं, यहां से ऐसे, ना कि ऐसे। ये तो शंकर भगवान वाला ओम हो गया है ना, इस प्रकार ओम नहीं लिखना है। ओम प्रतिरोध को ओम ऐसे लिखते हैं, एसआई मात्रक जो प्रतिरोध है उसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध से संबंधित ओम नाम का एक वैज्ञानिक है जो एक नियम दिया था। प्रतिरोध से संबंधित किसी विद्युत धारा परिपथ में जो होता है ना, उससे संबंधित एक नियम दिया था, इसीलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या पड़ गया, ओम पड़ गया। ओम का नियम क्या था, ओम का नियम था कि किसी चालक में, ओम के नियम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओम का नियम था, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम क्या था, किसी चालक में प्रवाहित, इस तरह से देखिए, अगर ये कोई सर्किट है, कोई चालक है, तो उसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रहा है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है, तो इसके द्वारा बताया गया था कि उसमें जो प्रवाहित धारा है उसके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। धारा है जो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसी समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, क्या, आर। एक कांस्टेंट लिया जाता है आर, जो फॉर्मूला निकल गया था V बराबर आई आर। इसी को ओम का नियम या ओम का समीकरण कहा जाता है। और यहीं से आर से इस कांस्टेंट वाले आर को क्या बताया जाता है, उस चालक का प्रतिरोध बताया जाता है। इस आर को उस चालक का क्या, प्रतिरोध बताया जाता है। तो ओम के नाम पर इसका एसआई मात्रक ओम पड़ा, और ये ओम का जो नियम था इसका प्रयोग आप लोग कई न्यूमेरिकल्स बनाने में करेंगे। जैसे V बराबर आई आर आएगा, अगर वोल्टेज दे दिया हो, धारा दे दिया हो, प्रतिरोध पूछे, किसका नियम, ओम का नियम। अगर प्रतिरोध दे दिया हो, धारा दे दिया हो, अगर वोल्टेज पूछे तो भी किसका नियम, ओम का नियम। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का वोल्टेज दे दिया कि 220 वोल्ट है, और आपको करंट का मान बता दिया है कि आई 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक प्रतिरोध पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करें, तो आप किसका नियम लगाएंगे, ओम का नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। V कितना हो जाएगा, 220, I कितना हो जाएगा, 5, और निकालना क्या है, R। 220 गुना में 5 है तो बटा 5 हो जाएगा, बराबर R। यहाँ से
5 से अगर इसको काट देंगे 5 24, 5 चौ 20, यानी कितना आ गया 44, यहां से मिलेगा 44। तो R बराबर कितना 44, 44 क्या ओम, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम होता है। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रत्यावर्ती धारा पद का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर वोल्टेज पूछ ले तो वोल्टेज भी इससे निकाल सकते हैं, अगर धारा पूछ ले तो धारा भी निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद विद्युत धारा की बात करें तो ये विद्युत धारा कुल 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा के क्या 2 प्रकार होते हैं, विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। ये विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है दिष्ट धारा। इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, और इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। 2 प्रकार का विद्युत धारा होता है, क्या प्रत्यावर्ती धारा और एक क्या हो जाता है दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। इसे शॉर्ट फॉर्म में AC कहा जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में DC कहा जाता है। जितने भी आप लोग बैटरी वगैरह में जो करंट देखते हैं वो सब क्या होता है दिष्ट धारा होता है, और जितने भी ट्रांसफार्मर से निकलने वाले विद्युत धारा होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या चाल होता है, ये हमेशा अपने डायरेक्शन को, अपने दिशा को क्या करते हुए चलता है, चेंज करते हुए चलता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा आपसे कहा जाए क्या है, तो वैसा विद्युत धारा जिसका दिशा तथा मान, देखिए वैसा विद्युत धारा जिसका मान और दिशा दोनों ही समय के साथ क्या हो रहा हो, बदल रहा हो। यानी वैसा विद्युत धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जबकि इसका दिष्ट धारा का अगर आप देखेंगे तो इसका चाल इस प्रकार होता है, बिल्कुल सीधा, यानी समय तथा दिशा और मान दोनों में ही समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो उसे कौन धारा कहेंगे, उसे दिष्ट धारा कहा जाएगा। अगर दिशा और मान दोनों में ही परिवर्तन समय के साथ ना हो तो ये 2 प्रकार के क्या हो गए विद्युत धारा हो गए। अब अगर आपसे कहा जाए ये प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर बताएं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। हम दोनों लैंग्वेज इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज समझ रहे होंगे तो आप फिर भी कंफर्टेबल होंगे, और अगर हिंदी समझ में आ रहा होगा तो भी कंफर्टेबल होंगे। तो हम दोनों लैंग्वेज यहाँ पे लेके चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन AC, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अल्टरनेटिव करंट को AC कहते हैं, और इसको दिष्ट धारा को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DC। तो अब हम लोग डिफरेंस जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या क्या है। इतना तक में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा कि वैसा विद्युत धारा जिसका डायरेक्शन यानी जिसका मान और दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है उसे कौन विद्युत धारा कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। और वैसा धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है, उसे क्या कहेंगे, दिष्ट धारा। तो इधर हम लोग लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, इधर हम लोग लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और इधर लिखेंगे दिष्ट धारा। ये दोनों के बारे में अंतर हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहला अंतर जो इसका है, सबसे मेजर अंतर है, वो ये है कि इसका मान समय के साथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा, इसका मान और दिशा ये दोनों ही समय के साथ क्या होते रहता है, बदलता रहता है। आप लोग नोट करेंगे, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं, टोटल हम लिखेंगे नहीं, बस समझा देते हैं। मान और दिशा समय के साथ क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का बदलता है, जबकि दिष्ट धारा का मान और दिशा यही क्या रहता है, समान रहता है।
ये मेजर डिफरेंस हुआ प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में। और आप क्या बता सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहा जाता है और दिष्ट धारा को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। सेकंड अंतर हुआ। और क्या बता सकते हैं आप, प्रत्यावर्ती धारा को छूने से झटका अनुभव होगा कि नहीं, झटका अनुभव होगा, जान भी जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा छूने से, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा छूना या प्रत्यावर्ती धारा को छूना क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है या जानलेवा हो सकता है। इधर क्या लिखिएगा, दिष्ट धारा को छूना बिल्कुल भी जानलेवा या खतरनाक नहीं होता है। तो ये अंतर हुआ। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, संग्रहित नहीं कर सकते हैं। कभी भी प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग संग्रहित नहीं कर सकते। अगर संग्रहित करना है तो उस प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग को दिष्ट धारा में बदलना पड़ेगा। इधर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को संग्रहित नहीं किया जा सकता है और इधर लिखेगा दिष्ट धारा को संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इसे दूर तक भेज सकते हैं, यानी काफी दूरी तक, डिस्टेंस तक इसको हम लोग भेज सकते हैं। किसको, प्रत्यावर्ती धारा को, क्योंकि इसकी वोल्टता लगातार बदलते, इसकी दिशा और मान बदलता रहता है, इसलिए इसका क्षय कम होता है। देखते हैं ना, दूर दूर से अगर विद्युत धारा आता है या जाता है तो किस फॉर्म में आता है, प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट में आता है। तो इधर लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को लंबी दूरी तक स्थानांतरित किया जा सकता है और इधर लिखिएगा दिष्ट धारा को लंबी दूरी तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 हम डिफरेंस बताएं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच में, जबकि ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर का पूछता है। 3 डिफरेंस भी अगर याद रखते हैं इसमें से तो आपका 2 नंबर तो पक्के हो गए। तो इस पूरे चैप्टर में अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, विद्युत धारा, आवेश के प्रकार, इसके अलावा विद्युत धारा के प्रकार, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा जो भी हो गया। इसके अलावा और क्या पढ़े, प्रतिरोध क्या है, विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है। तो इन सभी टॉपिक को मिलाकर इतना तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये जो विद्युत धारा परिपथ है, विद्युत धारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बनता है। 2 नंबर टाइप्स में 3-4 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो अगर अभी इस आधे घंटे में पढ़ाया गया क्लास को अगर आप रिवाइज करते हैं, ऐसे रिवाइज नहीं कि वीडियो 5 बार देखनी है तो आपको याद हो जाएगा। क्या करना है ना कि जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो रोक रोक कर ही सही, उससे जो कुछ भी पॉइंट आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी परिभाषा आप देख रहे हैं, अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए और उसके बाद फिर उस परिभाषा को 2-3 बार पढ़ के उसके बाद एक बार वीडियो और देख लीजिए। उससे क्या होगा, आप जो भी पढ़ें ये आपके दिमाग में, आपके पूरे कह सकते हैं कि खून में पूरी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप पढ़िएगा तो इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसका गारंटी तो हम दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।